हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में गामजन है। IMF से हमें कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल चुकी है और पॉलिसी लेवल पर मुज़ाकरात भी IMF से जारी हैं। इस सारी सिचुएशन पर एक गुफ्तगू करेंगे अपने पॉडकास्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मिस्टर अली खज़र। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो बजट आ रहा है अब नए माली साल का, ये आवाम दोस्त होगा या IMF फ्रेंडली होगा? देखिए जी, बजट जो होगा वो मोर और लेस IMF फ्रेंडली होगा, बट उसमें कुछ चीज़ें अगर अच्छे स्टेप्स ले लें जो लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए ठीक हो तो वो आवाम दोस्त होंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म के आवाम दोस्त मेयर्स की बात करते हैं जो पिछले बहुत सारे सालों में बहुत सारे हुकूमत लाती रही है, तो वो जब आते हैं तो वो बाद में जो है वो तकलीफ दे देते हैं। जैसे कि 2008 में जब मुशर्रफ साहब अपना आखिरी बजट दे के गए थे तो उन्होंने जो है पेट्रोलियम कीमतें नहीं बढ़ाई थी और उन्होंने बहुत बड़ी सब्सिडी दी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था और बाद में इन्फ्लेशन जो थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो एक आवाम ने उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पे की, इकॉनमी में ने उसकी बड़ी बहुत कॉस्ट पे की। इसी तरह 2017-18 के अंदर जाती वक्त हुकूमत ने जो है वो सैलरीज की कीमतें बहुत कम कर दी थी, उनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, जिसका नुकसान हुआ। बाद में वो रिवाइज भी करने पड़े। फिर खान साहब ने जाते वक्त जो है वो किया, वो भी आपको पता है। अब ये हुकूमत जो पिछली दफ़ा जब आई थी उस वक्त करके क्या गई वो भी आपको पता है। तो अवाम दोस्त के चक्कर में जब भी कोई बजट आता है तो वो अवाम दोस्त तो नहीं होता। अवाम दोस्त तो ये है कि भाई अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉस्पेरिटी लाए, अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाए। ठीक है जी, एक इकॉनमी का पहिया घूमे और ग्रोथ आए। अगर आपको थोड़ा सा आपको कोई एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दिया जाए जिसका बाद में नुकसान बढ़ाओ, तो मैं उसको आवाम दोस्त तो नहीं कहूँगा। तो बहरहाल आपका सवाल का जवाब ये है कि IMF फ्रेंडली बजट होगा, लेकिन अगर इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तो लॉन्ग टर्म में अवाम दोस्त हो सकता है। अच्छा। और इस दफ़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है औरंगज़ेब साहब के लिए कि वो एक अवाम दोस्त बजट इसको ले आएँ। औरंगज़ेब के साथ एक वो अपॉर्चुनिटी है जो मनमोहन सिंह मूवमेंट हो सकता है पाकिस्तान का। अच्छा, तनख्वाहदार तबके के लिए क्या सोचते हैं आप कि क्या रिलीफ होगा इस बार के बजट में? तनख्वाहदार तबके के लिए तो देखें जी, पिछले बजट में बहुत ज़्यादती हुई थी। उनका टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था। उनके ऊपर जो है वो 35% टैक्स हो गया हुआ था और वो स्लैब जो मैक्सिमम थी वो बहुत ज़्यादा इनकम की नहीं थी। एक मिडिल क्लास घराने के लोग जो होते हैं उनकी इनकम की ऐसी थी। फिर उस पर 10% सरचार्ज लग गया था जिसमें 38.5% टैक्स हो गया था। ये टैक्स जो है गालिबन दुनिया के हाईएस्ट तरीन टैक्सेस में आता है और इसके रिटर्न में हुकूमत से इन लोगों को क्या मिलता है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बच्चों को स्कूल खुद भेजना पड़ता है, अपने हस्पताल के खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं। अगर किसी के चोरी हो जाए तो वो कहीं भी जाएगा, पुलिस के पास नहीं जाएगा, और सो एंड सो फोर्थ। घर के अंदर गार्ड, सिक्योरिटी, ये वो भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस हाई टैक्स के साथ लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। तो सैलरीज के साथ पर्सन के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर थ्रू आउट द ईयर इस पर एक्नॉलेज करते रहे हैं कि ज़्यादती हुई है। तो लेट्स सी कि वो इस दफ़ा इसमें क्या करेंगे। लेट्स सी। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन के बारे में बताएं, उनकी पेंशन्स में या तनख्वाहों में इजाफे के क्या इम्कान हैं? देखिए जी, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें और पेंशन तनख्वाहों में थोड़ा बहुत इजाफा होगा, इतना ज़्यादा इजाफा होना नहीं चाहिए। आप अगर देखिए पिछले साल जो इन्फ्लेशन थी, जो ये साल गुजर रहा है, इसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है 5 से 6% तक। इससे 4 से 5% भी आ सकती है। अगर 5% की इन्फ्लेशन है तो लेट्स से 7-8% तक तनख्वाहें भी बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए तनख्वाहें उनकी। और सरकारी मुलाजमीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ हैं उनकी। उस इनएफिशिएंसीज़ की वजह से बहुत सारे रिडंडेंट एम्प्लॉयज़ हैं। सही। और वो रिडंडेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें और सारा कुछ की वजह से बजट डेफिसिट आता है। उस बजट डेफिसिट की वजह से जो बाकी आवाम है वो एक टैक्स जो है उसका बर्डन आना पड़ता है, क्योंकि जब बजट डेफिसिट आएगा तो उससे इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन एक टैक्स होता है। तो अगर उनकी तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ती रहेंगी और वो काम ठीक नहीं करेंगे तो बाकी सारे लोग जो है उसकी कॉस्ट पे करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो तनख्वाहें कम बढ़ानी चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है तनख्वाह बढ़ाने की बहुत ज़्यादा भी बढ़ानी चाहिए। मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ऐसी है कि जहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लोगों को उनको निकालने का प्रोसेस भी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो जो बैठे होते हैं वो जमकर सीटों पे बैठे होते हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बेचारों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और पेंशन पे आपने बात की, जो पेंशन में जो हाईएस्ट स्लैब के पेंशन के ऑफिसर्स आते हैं शायद उस पर थोड़ा टैक्स हो जाए
और बाकी पेंशन पे शायद थोड़ी बहुत इंक्रीज जिस तरह सैलरी पे आ रही है वो भी मिल जाए। अच्छा, रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर टैक्स कंट्रीब्यूशन का जो है वो बहुत कम है रुझान। अब के बजट में आपको क्या लगता है कि इस रुझान में कुछ इजाफा देख रहे हैं आप? देखिए, रियल एस्टेट के ऊपर जो है हमारा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि उस पर टैक्सेस इन क्वांटम इन नंबर के ज़्यादा है कि टैक्स जो 5% 10% जहाँ पे 2-3% होने चाहिए, इस तरह टैक्स है जी। सेलर पे भी है, बायर पे भी है, सब पे है। लेकिन उसके साथ जो उसकी वैल्यूएशन जो लिखवाई जाती है जिसके बेसिस पे टैक्स होता है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम होता है। तो अब इस साल पिछले साल इन्होंने टैक्सेस पे और बढ़ा दिया था और मुख्तलिफ तरह के टैक्स लगा दिए थे। उसकी वजह से ये हुआ था कि ट्रांजैक्शन बहुत थोड़ी हुई और ट्रांजैक्शन थोड़ी हुई तो इसका मतलब है कि टैक्स कलेक्शन भी कम हुई। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई टैक्सेस इस तरह रेट को ज़्यादा कम होंगे पर ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। होना इस पर ये चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन जो है कि जितने पे मैंने आपसे प्लॉट खरीदा या जितने पे आपने मुझे घर बेचा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए और उस पर एक टैक्स होना चाहिए। और अगर आप मुझे बेच रही हैं तो आपको कैपिटल गेन जो है उस इनकम पे टैक्स होना चाहिए। मैं ख़रीद रहा हूँ तो मेरे पास जो जिस एक इनकम सोर्स है वो वाइट होनी चाहिए, वरना मेरे पर टैक्स नहीं होना चाहिए और आप पे टैक्स होना चाहिए बेचने वाले के पास। लेकिन इस वक्त दोनों पे टैक्स है। ये चीज़ गलत है, इसकी वजह से सेक्टर मार भी खा रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल में चेंज नहीं होगा क्योंकि वैल्यूएशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा और इनकम जो है लोग फिर भी अपनी जो रियल एस्टेट से है उसको जो है टैक्स से छुपा पाएंगे। तो रेट कम नहीं होंगे, रेट उसी तरह रहेंगे और रियल एस्टेट की जो चलने वाली कहानी है वो स्लो ही रहेगी। अच्छा, टैक्स वैल्यूएशन की आपने बात की, टैक्स कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम उसका टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते, इसके क्या रीजंस है? देखिए, टैक्स कलेक्शन इस दफ़ा का अगर इस साल का बजट हम देखें तो 12.9 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट था वो बहुत ही स्टेप टारगेट था, बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई गई थी जो इम्पॉसिबल थी लेने की। तो जितना अचीव हुआ है ये भी बहुत डिसेंट ग्रोथ है। आपका टैक्स टू जीडीपी थोड़ा बड़ा है तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा हमारा बेहतर हुआ है। बट प्रॉब्लम हमारा जो है, हमारा पिछले अगर 10 सालों में देखें या 15-20 सालों में देखें तो टैक्स टू जीडीपी हमारी 10-11% के दरमियान है। हमारे यहाँ ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है मसला बहुत बड़ा मसला है बट और मुल्कों में, बट उससे भी बड़ा मसला विद इन दैट ये है कि कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, कुछ सेक्टर बहुत कम टैक्स देते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है। यानी कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर 20% है तो वो टैक्स पे कर रहा है 60%। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर का हम देखें और लाइफस्टाइल का टैक्स देखें तो वो अगर उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 20% तो वो टैक्स पे कर रहा है शायद 2-3%। तो यानी कि ये वो 0.1% इंसिडेंस है, दूसरे पे 3 टाइम इंसिडेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसको बैलेंस होना चाहिए कि सब पे टैक्स सेम होना चाहिए। इनकम होती है चाहे ए सोर्स से हो या बी सोर्स पे हो, उस पर एक टैक्स होना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ वो होती नहीं है, हमारे यहाँ सेक्रेट काउज हैं। हमारे यहाँ जो है कि जैसे आपने बताया रियल एस्टेट वाले वो सेक्रेट काउ हैं, हमारे यहाँ रिटेलर ट्रेडर होलसेलर ये सेक्रेट काउ हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ये सारे हैं, ये सारे लोग हैं, ये सब कुछ हैं, ये टैक्स नहीं देते। तो टैक्स मासूमाना एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि बच नहीं सकता, उसको पे करना पड़ता है। और दूसरा जो इंडिविजुअल सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है उनको पे करना पड़ता है। और बाकी टैक्स सारा हमारा जो है वो जो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है जिसका असर गरीब पे ज़्यादा पड़ता है, अमीर पे कम पड़ता है। आप समझते क्या वैसे कि इन गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ नया होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए इस बजट में या किसी भी बजट में ये होना चाहिए कि जी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, यानी कि जो सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है या डायरेक्ट टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में विदहोल्ड होते हैं और वो अक्सर पास ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर को प्राइसिंग में, वो कम होने चाहिए। सही। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले जो था वो जीएसटी का रेट 15% था, आज 18% है।
और फिर अगर नॉन फाइलर और मुख्तलिफ तरह की कबातें लगा ले तो कहीं पे 20-21% भी बन जाता है। फिर उसके अलावा आपका जो बहुत सारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कलेक्ट हो रहा होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये कीमत पे आ जाती है। देखें, आम आदमी पे और गरीब आदमी पे ख़ास तौर पे कोई भी बजट जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना टैक्सेशन का वो ऐसा है कि उसका बर्डन जो है गरीब पे ज़्यादा पड़ता है। हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं। अमूमन हमारा जो है 55 से 60% टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें भी एक बड़ा लार्ज नंबर जो होता है वो इनडायरेक्टली किया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्राइस में पास हो जाती हैं। जैसे कि आपका जनरल सेल्स टैक्स है वो पाकिस्तान में 18% है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया में अमूमन ये 5, 8, 10% होता है। अब ये जितना ज़्यादा है ये प्राइस पे ऐड हो जाएगा उतना। फिर इसके अलावा जो है अगर आप रिटेलर और होलसेलर टैक्स नहीं दे रहा तो आपने कहा जी उसकी पूरी सप्लाई चेन के ऊपर हमने 2% का कहीं पे 4% का टैक्स लगा दिया, ताकि वो क्या करेगा कि वो अब जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना जब इनकम देगा तो उसके अंदर वो उसका टैक्स को एडजस्ट कर देगा। लेकिन वो कहता है वो मैं अपना नाम ही नहीं देना इसको, तो वो 4% जो है वो प्राइस में ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस में आ जाती है। तो अगर आप दूध का डब्बा लेने जाते हैं, ठीक है जी, आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर आप ये सारे टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब एक आदमी जो लाख रुपया कमा रहा है वो भी दूध पे उतना ही टैक्स दे रहा है, एक आदमी जो 20 लाख रुपया कमा रहा है वो भी दूध पे इतना टैक्स दे रहा है। तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेस लाख रुपए के ऊपर या 50,000 रुपये वाले के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हमारे लिए कोई भी बजट गरीब के लिए उस तक सही नहीं होगा जब तक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप कम नहीं करेंगे। यानी कि GST को 18% से कम करना शुरू कर दें और आप और तरह के जो टैक्सेस बिजली पे, गैस पे और तरह की चीज़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे लगे होते हैं उनके रेट को कम करना शुरू कर दें, तो फिर आप कहेंगे कि गरीब आदमी के लिए बेहतर है कि अमीर आदमी की इनकम को टैक्स करें। चूँकि हम इनकम को टैक्स नहीं करते तो हम इनडायरेक्ट करते हैं तो अमीर तो बच जाता है, क्योंकि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। सभी रगड़े जाते हैं इस सब में। रगड़ा तो पुअर जाता है ना, अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसकी इनकम का बहुत छोटा पोर्शन होता है। जैसे एक आम पाकिस्तान में अगर एक आम आदमी जो है उसकी लेट्स से 50% इनकम फूड पे निकल जाती है, एक अमीर आदमी की 5% इनकम फूड पे निकल आती है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जाहिर बात है वो टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रहा है गरीब वाला। अच्छा, भारत से कशीदगी के बाद अब पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में इसमें कहा जा रहा है कि 18% इसमें इजाफा होगा और भारत की कशीदगी के बाद नेचुरली इस पे इजाफा होगा और होता रहेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बजट में नहीं नज़र आ रही होंगी वो उसके अंदर आएंगी। बट मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। अब आप अगर 2020-21 के अंदर जाएँ तो हमें याद है उस वक्त हमने कभी तकरीबन 500 से 700 मिलियन डॉलर का जो है हमने जब इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा था तो एकदम वो 500 से 700 मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट बिल बढ़ा हुआ था। जब हमने उसको चेक किया तो पता चला जी 25 मिलियन डॉलर का एक J10C आता है वो हमने लाए थे बहुत सारे। अब वो उस दिन लाए थे, उस दिन हमने बड़ी पेमेंट की, लेकिन आज हमने उसी J10C के थ्रू हमने उनका 250 मिलियन डॉलर का रिफाइल भी कराए। तो मतलब वो फिर डिफेंस बजट बढ़ने का यहाँ पे कुछ मिजाज है और उसका रैशनल भी है। बहरहाल उसके अंदर और बातें बहुत सारी जगहों पे हैं, वो कभी और जगह मौका मिला तो। कैसी का बात है कि उनका देखें ना, मिलिट्री के इंटरेस्ट जो है उनकी और तरह की उनके और इंटरेस्ट और बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हर तरह के बिजनेस में उनकी ट्रस्ट और उसमें आ रही है, और वो जिन बिजनेसेस में ज़्यादा है उन बिजनेसेस को ज़रा सपोर्ट ज़्यादा मिलती है, प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कम ले ली जाती है। तो जब प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कम हो जाती है तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने का और एफिशिएंसी का कम आता है। उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उनको बहुत सारी मराहत, उनके ऊपर वाले अफसरों को बहुत सारी मराहत दी जाती हैं, उनको प्लॉट्स दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं और बहुत कुछ दिया जाता है, जो मेरे ख्याल में उसके ऊपर हमें नज़र षानी करनी चाहिए कि उनको बाकियों के मुकाबले में ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमें मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है, जहाँ पे हमें आम सिपाही के लिए उसका खर्चा करना है, तो हमें यकीनन करना चाहिए। सही। अच्छा, IMF की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान की जो टोटल इनकम है वो 20 खरब तक होनी चाहिए। अभी की बात करें तो 17.8 खरब जो है वो है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकेगा पाकिस्तान के लिए?
देखिए मेरे ख्याल में IMF के नंबर जो है थोड़े एग्जैचुरेटेड हैं, लास्ट टाइम भी एग्जैचुरेटेड थे, उससे कम आ गए, इस दफ़ा भी थोड़े नंबर कम आएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में 19 तक तो 19 साढ़े 19 तक तो चले ही जाएंगे। कुछ ये है कि इनका जो आपके FBI के टैक्सेशन के जो टारगेट आ रही है मेरे ख्याल है 14+ कुछ ट्रिलियन का आ रहा है नंबर, वो नंबर मेरे ख्याल में ज़्यादा है। उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं कि जी हम नई जगहों से टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो हमारा पे नहीं करता उससे करेंगे, हम रिटेलर से ट्रेडर से करेंगे, जो टैक्स चोरी करता है उससे करेंगे। ये अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हम हर साल सुनते हैं, इस साल भी सुन रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अब गैर तरक्याती अखराजात के लिए भी कहा है कि सख्त किस्म का कंट्रोल होना चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? देखिए गैर तरक्याती अखराजात में सबसे बड़ा खर्चा तो आपका जो है वो आपका सूद की अदायगी का है। बिल्कुल। सूद की अदायगी में सबसे बड़ी अदायगी जो हमारी डोमेस्टिक डेट की होती है। तो पिछले साल जो है हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% पे था। अच्छा। अभी हम 11% पे आ गए हैं, तो आधा हो गया उसमें। तो नेचुरली इसका सूद की अदायगी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। तो ये आपको ये वो जो आप कह रहे हैं ना करंट एक्सपेंडिचर जो वो है वहाँ पे इसमें कटौती होगी। उसके अलावा सैलरीज हैं, पेंशन हैं और गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कटौती हो नहीं पाएगी जब तक कि आप वहाँ पे हुकूमत की जो फैट है, जो हुकूमत के अंदर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो फेडरल हुकूमत में हो चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत में हो, उनको कम नहीं करेंगे। तो वो ऐसा होता कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का भी कहा जा रहा है, तो इससे आवाम पर किस कदर बोझ पड़ेगा? 100 से ज़ायद का कहा जा रहा है। देखिए जी, अभी जो पेट्रोलियम के ऊपर आप पहले एक बात को समझें कि आपको पूरी होराइजन को देखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान में अगर पूरे रीजन में देखें, डॉलर टर्म्स के अंदर देखें, तो पेट्रोल सबसे सस्ता है, बिजली सबसे महंगी है, ठीक है जी। हाँ जी। टैक्स हमारे यहाँ रेट सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही है। डायरेक्ट सैलरीज पे टैक्स और या कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, अब कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं जी कि हम जब डॉलर बेस्ड बात करते हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस की, तो जी हमें परचेजिंग पावर देखनी चाहिए। बिल्कुल परचेजिंग पावर देखनी चाहिए, लेकिन अगर परचेजिंग पावर हमें बिजली में भी देखनी चाहिए। उसी परचेजिंग पावर के ऊपर एब्सोल्यूट अमाउंट में बिजली हमारी सबसे महंगी है और पेट्रोल हमारा सबसे सस्ता है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस बात करती है। तो पेट्रोलियम लेवी जो है आपका 70 पैसे आपने उसको जब आपने 60 रुपए से 70 रुपए लेके गए, इसमें मैं जो अली परवेज साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको ख़ास तौर पे मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आके जो बात वो करते थे, कोई अगर बात उन्होंने अपनी मनवाई है जो पहले करते थे तो ये बात है। बहुत सारी नहीं मनवाई, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन ये मनवा गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करके पहले ये किया कि पेट्रोलियम की जो है मसनूआत के ऊपर PL को 10 रुपए से बढ़ा दिया। उस 10 रुपए के PL से उन्होंने लेके 1 रुपये 70 पैसे पर यूनिट बिजली कम कर दी। ठीक है जी, ठीक हो गया। जबरदस्त काम हो गया ना कि आपका थोड़ा बैलेंस हो गया। अब इसको आप 100 रुपये पे लेके जा रहे हैं, तो उससे आप बिजली के ऊपर आपने कोई कम करने की सब्सिडी अगर देनी है, क्योंकि बिजली पे अब क्या कह रहे हैं कि बिजली पे मैं और आप अगर बिल देते हैं, जैसे हम डिफेंस के या गुलबर्ग के घरों में रहते हैं, हमारे वो जो है 3 फेज मीटर लगे हुए हैं, तो हमारे जो हम जो है वो सब्सिडाइज कर रहे होते हैं जो सिंगल फेज मीटर वालों को, या 200 यूनिट या 150 थोड़े वालों को। अब IMF आगे कहता है कि जो आपने सब्सिडी देनी है वो डायरेक्ट दें, क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करें। तो अगर ये क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो हमारे बिल थोड़े कम हो जाएंगे, और इनके जो गरीब लोग जो मौसत तबके के लोग हैं, ठीक है ना, उनकी जो सब्सिडी होगी वो उसको कहीं से बजट करना होगा, तो पेट्रोलियम को बढ़ा के बजट कर देंगे। दूसरा, अगर आप देखें कि सैलरी के ऊपर आपने देखा बहुत बड़ा टैक्स है, ठीक है जी, और हमने को तकरीबन 500 बिलियन के करीब वहाँ से नंबर इकट्ठे हुए हैं, वो इकट्ठा हुआ है। अब पेट्रोलियम लेवी में अगर हम 100 बिलियन बढ़ाते हैं, तो क्या हम 100 बिलियन में से को हम सैलरी के ऊपर थोड़ा टैक्स कम कर दें? तो ये इस तरह की चीज़ें हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि पहले तो जो हमारी कंस्ट्रेंट है कि जो टैक्स देता है जहाँ से आता है वहाँ से आता है, उसमें तो बैलेंस करे। तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के ये करना। और दूसरा बात, हुकूमत ने किया क्या, जो सबसे स्मार्ट मूव ये थी कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही थी तो उसने पेट्रोलियम की प्राइसेस कम नहीं की, उस वक्त टैक्स ज़्यादा किया। और उन्होंने ये नहीं किया कि जी उस वक्त जब प्राइस गिरती प्राइस के ऊपर उन्होंने उसका बेनिफिट नहीं दिया और टैक्स लगा के कीमतें बढ़ी नहीं है। तो ये एक अच्छी मूव है। मेरे ख्याल है इंटरनेशनल प्राइसेस आगे नीचे ही लगती हैं, जो फोरकास्ट चल रही है दुनिया के, जो एस्टिमेट चल रही है कि ऑयल प्राइसेस इतनी ऊपर नहीं जाएंगी, रुपी PKR स्टेबिलिटी भी है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम पे ज़्यादा टैक्स लगाना एक अच्छी बात है, उससे कीमतें
शायद इतनी ना बढ़े, लेकिन आपको कहीं बिजली सस्ती करने का मौका मिल जाएगा, कहीं सैलरी लोगों पे, कहीं सैलरी पे टैक्स कम, सैलरी पे टैक्स कम हो जाएगा। सही। अच्छा, प्रॉपर्टी का लेन देन, सनती हो या फिर तामीराती शोबा हो, वहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स, FED और सुपर टैक्स ये ख़त्म होने चाहिए क्या? इस पर हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें आपने बात की है। पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो 29% है, फिर उस पर 10% तक का सुपर टैक्स है, फिर उसमें लटरम बटरम और तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। तो आपका तकरीबन 44-45% का इस वक्त टैक्स जो है ना वो इनकम टैक्स इम्पैक्ट आता है बड़ी कंपनियों पे, जो पूरा सुपर टैक्स भी 10% दे रही हैं। दुनिया में इतना हाई टैक्स कहीं पे भी नहीं है, ठीक है जी। चले सुपर टैक्स को निकाल दें तो भी दुनिया में कई जगहों पे है, बट वही बात है जिन जगहों पे है वो सर्विसेज बहुत अच्छी देती हैं। हमारे रीजन में कहीं पे इतना टैक्स नहीं है, तो ये जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको रोक देती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने पैसा कमाया, उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट किया अपने कारोबार में, या आपने उससे नया कारोबार शुरू किया और उससे आप फैलाते रहे। वो कहते हैं भाई कि मैंने जो बचता है उसमें से आधा तो हुकूमत ले जाती है, तो जो मेरे पास बचा है मैं उसे दोबारा लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। वो कहेगा मैं मुल्क से बाहर ले जाता हूँ, मुल्क से बाहर ले जाऊँ, मैं दुबई ले जाता हूँ। दुबई में उसको कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, ठीक है जी। वो कहेगा मैं इधर 15% दे के मैं खुश, स्टेबल इकोनॉमी है, जितना मुझे पैसा चाहिए होगा मैं पाकिस्तान ले आऊँगा। तो ये आपको टैक्स रेट को यकीनन कम करना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29 से 25% पे अगले 5 साल में लाना चाहिए। सुपर टैक्स को 10% जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके 0 कर देना चाहिए। तभी जाके आपके यहाँ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी, तभी जाके आपके यहाँ लोग जो है अच्छे का एक ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से एक्सपोर्ट आ सके, जहाँ से नौकरियाँ पैदा हो सके। 19 अरब डॉलर्स हमें अगले साल में जो है वो अपना कर्ज देना है, ये कैसे पॉसिबल है? इस साल हमने 26 दे दिया तो अगले साल 19 नहीं दे पाएंगे। मेरे ख्याल में अब आसान हो गया मामला। 19 अरब डॉलर के अंदर जो मेरा ख्याल है बहुत सारे तो हम रोल ओवर कर देंगे, ठीक है जी, और कुछ हम नए लोन ले लेंगे, कुछ हम करंट अकाउंट सरप्लस से ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो मुश्किल जो थी ना पिछले 2-3 साल में जो हमने मुश्किल देखी है ना, उसके बाद ये तो जो है ना वो क्या कहते हैं, ये तो खाला जी का घर है। अच्छा लफ्ज़ आपने बोल दिया। खैर, हमें इस मामले में जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स जो आपने बोला कि उसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर खिज़र। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।